मैं यहाँ पर आप पूरे करूँ, मेरा मामला सीधा कुछ बातें हो सकता है, मेरी आप जो तलब गुजरे आप उन्हें अगर गुजरे, लेकिन मैं माजरत चाहते हुए आपसे सवाल होगा कि मीर मजाज अली की जो यहाँ पर जो शख्सियत की जो छाप थी एक कायद की हैसियत से, और 94 तक का जो अरसा है, बल्कि मैं समझूँ 2014 तक का जो अरसा है, इस पीरियड में मीर मजाज अली साहब ने जो काम किया वो एक अपने अंदर एक तारीख रखता है। लेकिन उसके बाद से वो मामला आपके पास नजर नहीं आया सिवाय पार्टियां बदलने के। तो इस ताल्लुक से आप कहेंगे, मैं ये सवाल करूं, आप अपने मफाद की बात बता रहे हैं, यहाँ पर पब्लिक के मफाद में जैसा कि आपने पहले काम किया था वो काम अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो क्यों? मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त साबिक डिप्टी मेयर मीर मजाज अली साहब के साथ बैठा हुआ हूँ, जिन्होंने हाल ही में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार की है। बहुत से सवाल थे, बहुत से बातें, बहुत से सियासी उतार चढ़ाव हुए, जिनके ताल्लुक से हम उनसे गुफ्तगू करेंगे। तो आइए उनसे रूबरू होते हैं। और सबसे पहले जनाब मीर मजाज अली साहब, मैं आपका अवाम टीवी की जानिब से खैर मकदम करता हूँ इस गुफ्तगू के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा सबसे पहला सवाल कि एक अच्छा खासे जो सो एक तवील अर्से तक आपकी खामोशी रही, बिहार में कुछ अर्सा आप सरगर्म रहे, उसके बाद खामोशी रही, फिर अचानक ही जो फैसला आपका सामने आया मजलिस में शमूलियत का, आखिर इसके पीछे क्या मकसद क्या फरमा था आपका? कि आपने क्यों सोचा कि जो मजलिस में जाना इस वक्त आपके लिए बेहतर है, या इसमें कोई मिलत का मफाद होगा? आप जो बात आपकी जहन में थी वो क्या थी कि जो आप मजलिस की तरफ करें? आज मैं अवाम टीवी की जानिब से नईम भाई जो मेरे ख्यालात जानने के लिए अवाम तक पहुंचाने के लिए आए, सबसे पहले जनाब नईम साहब का और निज़ामाबाद की अवाम का शुक्रगुजार हूँ। और इस अवाम टीवी की जानिब से मेरी जाने की वजह क्या है, जब नईम भाई ने सवाल किया तो सबसे पहली बात यह है कि 2014 में मैं यहाँ से मजलिस के टिकट पे असेंबली कॉन्टेस्ट करा था और मुसलसिल जमात में था, मगर जमात की पॉलिसी थी कि 18 में कुछ वजूहात से निज़ामाबाद से लड़ाना नहीं चाहे। चूँकि मैं थोड़े से वोटों से हारा था तो मेरा जहन ये था कि अगर 18 में अगर मैं फिर इलेक्शन लड़ता हूँ तो जीतने के इम्कानात है। ये सोचते हुए मैं कांग्रेस में गया, टिकट की भरपूर कोशिश करा, मगर ये मेरी बदकिस्मती है कि मेरे को नहीं आके जो ताहिर भाई को आया। फिर उसके बाद मैडम कविता मैडम जो है सो मेरे मुसलसिल पीछे लगे हुए थे। और मैं निज़ामाबाद की आवाम को ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं कांग्रेस नहीं ज्वाइन होने से पहले जो है सो हमारी बातचीत हो गई थी कि मैं टीआरएस ज्वाइन करने की कमिटमेंट कर लिया था। और उसके बाद ये हुआ कि यहाँ पे सीएम साहब का प्रोग्राम था, तो उस वक्त उन्होंने मुझसे कहा कि मजाज साहब सीएम साहब का प्रोग्राम है, मगर मैं उसमें आपको ज्वाइन नहीं कर सकती हूँ, इसलिए कि जो है बड़े साहब से पूछना पड़ेगा आपके ज्वाइन करने के लिए, और वो बात करने के बाद ही मैं आपको ज्वाइन करूँगी। मगर एक चीज़ है कि आप जो है इस जलसे को कामयाब करने के वास्ते आप जो है ना कम से कम एक 5000 ख़वातीन को जो है सो जलसे गाँव में भेजें तो ठीक है। बल्कि मैं शलीजा ग्राउंड में बहुत से सियासी लीडर भी और अवाम भी वाकिफ़ है कि शलीजा ग्राउंड में मैं जबकि टीआरएस नहीं ज्वाइन हो रहा था तो जो है सो अवाम को ख़वातीन को जो है सो 900 चिल्लर ऑटो लगा के भेजा था। उसके बाद मैं ज्वाइन हुआ, मुसलसिल जमात में था 5 साल तक और 2 इलेक्शन भरपूर तरीके से टीआरएस के हक़ में मुहिम चलाया और सब फर्स्ट इलेक्शन तो हम कामयाब हुए। अब ये जो इलेक्शन हारने के बाद गवर्नमेंट जाने के बाद में मुसलसिल ये 9 महीने का अरसा हुआ ना, जो है सो मैडम का तो मामला वो ईडी का मामला था, वो दिल्ली का मामला था, उस पर मैं जिक्र करना नहीं चाहता हूँ। मगर जो है सो मैडम आने के बाद भी हमको ये उम्मीद थी छुट्टी आने के बाद में कि वो निज़ामाबाद को आएंगे और पार्टी को उठाएंगे, क्योंकि हम एक ज़माने से जो सो 30-35 साल से जो है सो सियासत में लगे हुए हैं। तो
इस तरह से मैं खामोश नहीं बैठ सकता था। मैं यहाँ पर पूरा करूँ, मेरा मामला सीधा कुछ बातें हो सकता, मेरी आप जो तलब गुजरे आप उन्हें अगर गुजरे, लेकिन मैं माजरत चाहते हुए आपसे सवाल होगा कि मीर मजाज अली की जो यहाँ पर जो शख्सियत की जो छाप थी एक कायद की हैसियत से, मैं मोहतरम नाज़रीन में थोड़ा सा इनका खाका जो पिछली जिंदगी का मैं इनके साथ आपके सामने दोहराना चाह रहा हूँ। मीर मजाज अली को मैं जो सो बहुत ही काफ़ी अर्से से जानता हूँ, मतलब 75 से इसको मैं जानता हूँ अच्छी तरह, और जो सो उससे पहले 75 से 83 तक के दरमियान जो सो इनका जो मामला था, किसी पार्टी का सपोर्ट कर दिए, किसी पार्टी की तायद में काम कर दिए, 83 में वही मामला रहा। इनको डी सत्यनारायण के करीबी खान में भी जो साबिका वजीर थे एजाज हासिल रहा। उसके बाद जो उनकी जिंदगी इसी तरह चलती रही, लेकिन 94 में वो बाज़ाब्ता तेलुगु देशम में शामिल हुए और सतीश पवार का काम किया। और सतीश पवार की जीत के बाद जब पहला इलेक्शन 95 में काउंसलर का आया था, उन्होंने 36 वार्ड से सतीश पवार के सर पे इलेक्शन लड़ा था और वहां से कामयाबी हासिल की थी। उसके बाद सियासी जिंदगी में उन्होंने क्या किया एक तारीख रकम है। ये जो अब मेरे पीछे जो अब करीबी आबादियां जो है, जिनमें जो पेंडल कॉलोनी है और जो सो ये सतीश नगर है, और बहुत से आबादियां हैं जिनको बसाने का सहरा मीर मजाज अली साहब के सर पे जाता है। उसके बाद जैसे कि 2014 का इलेक्शन आया, उन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया मजलिस के टिकट पे, और उसके बाद में जो सो उनको शिकस्त हुई। लेकिन जो 1983 से लेके और 94 तक का जो अरसा है, बल्कि मैं समझूं 2014 तक का जो अरसा है, इस पीरियड में मीर मजाज अली साहब ने जो काम किया वो एक अपने अंदर एक तारीख रखता है। लेकिन उसके बाद से वो मामला आपके पास नजर नहीं आया सिवाय पार्टियां बदलने के। तो इस ताल्लुक से आप कहेंगे, मैं ये सवाल करूं, आप अपने मफाद की बात बता रहे हैं, आप पब्लिक के मफाद में जैसा कि आपने पहले काम किया था वो काम अब होता हुआ नजर नहीं आ रहा, तो क्यों? एक चीज ये है कि तेलुगु देशम में मैं 83 से मुसलसिल 2004 तक तेलुगु देशम से वाबस्ता था जी, वो तो मेरे बात। और मेरे को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया गया था। मतलब उससे मुराद ये, फ्री से मुराद ये है जैसा कि गरीब आवाम को जो है सो सरकारी ज़मीनों पे जो है सो बिठाना या फिर उनको पट्टे अलाटमेंट करके लेआउट करके देना, ये तमाम चीज़ों को मेरे को जो है सो उस टाइम पे फ्रीडम था। बाबू खान साहब मिनिस्टर थे और जो है सो पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, मांडवा वेंकटेश्वर राव, खुद सतीश पवार। तो बाज़ वक़्त ऐसा होता था कि जिस वक्त जो है सो ये तेलुगु देशम पीरियड में जो आबादी यानी गरीबों को, जिसको गांव में घर नहीं है, जंगल में खेत नहीं है, हुकूमत उन पाबंद है कि उनको जो है सो घर बनाने के लिए पट्टे दिया करते थे, ज़मीन देके जो है सो पट्टा सर्टिफिकेट दिया करते थे। तो पटरियों के वो साइड जो है सो दे रहे थे। तो कुछ जमात इस्लामी के जिम्मेदार लोग में से रुजू होके ये बोले कि देखिए वो पटरियों के उस साइड अगर हमारे लोग जाते हैं तो गैर महफूज है, आप सतीश पवार के नज़दीक है, आप ये कोशिश करें कि जो है सो हमारे लोगों को इधर बसाएं। तो वो चीज़ मेरे जहन में थी और मैं जो है सो सतीश पवार साहब से बात करा था। और जितने भी लोग शहर के कोनों से किधर से भी सतीश पवार साहब के पास जाते थे तो सतीश पवार साहब एक चिट्ठी लिखते थे मेरे को कि ये इतने इतने लोग हैं, इतने खवातीन हैं, इनको प्लाट दे दो। तो उसके बाद मैं जो सो ज़मीन देख के तहसीलदार को बता के उसको जो सो लेवल कराना और सर्वेयर से जो सो सर्वे करा के पत्रे नस्ब करा के लकी ड्रा करते थे कि किसी को गड़ा आ गया, किसी को पत्थर आ गया, ये न होना हमारे को वहाँ दिए, हमारे को यहाँ दिए। तो उसको सबके नामों के साथ नंबर देते थे, नाम, और जो सो नाम की चिट्ठी उठाते थे, प्लाट की चिट्ठी उठाते थे, जिसको जो मिला वैसा। अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला 2004 तक चलते रहा। और लास्ट जो धर्मपुरी हिल्स है, धर्मपुरी हिल्स भी जो सो तेलुगु देशम के पीरियड में बसे हुआ है, मगर इसको रेगुलराइज जो है सो डीएसने साहब के पीरियड में करें। तो ये तमाम जितने भी पेंटर कॉलोनी है, ड्राइवर कॉलोनी है, मुमताज नगर है और धर्मपुरी हिल्स है, असद बाबा, ये आपके रमजानी बाबा है, अकबर बाग कॉलोनी है, सतीश नगर है, ये तमाम जो है सो तेलुगु देशम के पीरियड में ही बसे। और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे जो है सो हमको होता ये था कि जो है सो जिस वक्त हम प्लाट देते थे तो लोग खुश होते थे, बहुत बड़ा अच्छा काम करे। थोड़े दिन के बाद फिर जो है सो पुकारा शुरू होता था, जंगल में लाके बिठा दिए, करंट नहीं है, पानी नहीं है, करंट के खंभे डाले तो पानी नहीं है,
पानी देने के बाद, बोर दिला के पानी देने के बाद में रोड नहीं है। तो ये तमाम मसाइल थे, उसको हल करते 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 यहाँ तक आए। आज जो कांग्रेस के हुकूमत में ये चीज़ों को बंद कर दिया गया, जो बंद करके ये कहा गया कि इंदिरम्मा हाउसिंग बना के दिए गए मकान। राजू बुराकल्पा नहीं रहा, इंदिरम्मा हाउसिंग भी है और राजू बुराकल्पा भी है। फिर उसके बाद टीआरएस हुकूमत आने के बाद में इसमें बाज़ाब्ता एक कैबिनेट मीटिंग में एक बिल ये करे कि बिलो पॉवर्टी लाइन को पट्टा दे के जो है स्लम बनाना नहीं है, डबल बेडरूम बनेंगे। तो इस वजह से ये ज़मीना देने का सिलसिला बंद हुआ। और अब चूंकि मैं कॉरपोरेटर रहने दो या काउंसलर रहने दो, वो कोई भी उस एरिया में जहाँ मैं बसाया, कोई भी काउंसलर रहने दो, कोई भी कॉरपोरेटर रहने दो, मगर आज तक उस एरिया पे मेरी दिलचस्पी अभी भी है। और कुछ ऐसे वजूहात हैं जो मैं जो सो आज जाहिर कर रहा हूँ कि जैसे कि आपके बड़ी नहर के दो साइड जो है ना आबादी बसी हुई है, जो आप जो सब्जेक्ट की तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था, उस सब्जेक्ट की तरफ आप आते हुए महसूस हो रहा मुझे। अभी मैं आपको असल सब्जेक्ट की तरफ ले जाना चाहूँ कि जो हेड्रा का मसला जो चल रहा है इस वक्त, एक तलवार है जो सर पे लटक रही है। एक हेड्रा के कानून के तहत जो सो कई बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को मुनादिम कर दिया गया, एक जो सो कोहराम मचा हुआ है पूरे स्टेट में। तो ये जो आप जो तकरीबन बस्तियां जो बसाए थे आप, उसमें बहुत बड़ा रोल है आपका, सतीश पवार साहब का। यहाँ पर जो सो ये जो किनाल कतरा भी है और कुछ जो सो ऐसे भी है जो तालाब के पुश्ते में भी आगे से। तो अगर यहाँ पर भी जो सो अगर हेड्रा का जो सो मामला आता है तो इस ताल्लुक से जो सो आपका क्या रोल रहेगा और आप हेड्रा को किस नजर से देखते हैं? एक बात तो ये है कि ये जो काम हो रहा कांग्रेस हुकूमत में हेड्रा का, मेरे को समझ में नहीं आता। और सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं फिलवक्त मजलिस में ज्वाइन होके हूँ और मजलिस का मौक़िफ़ इस ताल्लुक से क्या है इसका मेरे को इल्म नहीं है। और मैं 2-4 दिन ही हुआ मजलिस में शमूलियत इख्तियार करके, मगर मैं आपको बराबर इसके ताल्लुक से ये बोलूँगा कि यहाँ पे हेड्रा के ताल्लुक से मैं जो भी बात करूँगा इसका जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरी अपनी राय है, ज़ाती राय है। तो मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही। मैं भी जो है सो 83 से 86 से जो है सो मुसलसिल तमाम पार्टियों में डी सत्यनारायण साहब, डी श्रीनिवास साहब, सतीश पवार, ये सब के साथ केशपल्ली, गंगा रेड्डी, बहरहाल निज़ामाबाद के जितने भी जो है सो कायदीन थे उनके साथ काम करते हुए आया। और हर वो चीफ मिनिस्टर को देखा कि एनटी रामाराव साहब को देखा, चंद्रबाबू नायडू को देखा, और जो सो वाईएस राजशेखर रेड्डी को देखा, केसीआर को देखा, और अब ये रेवंत रेड्डी को देख रहा हूँ। तो मैं समझता हूँ ये जो इंक्रोचमेंट के जो मामले हैं शायद मुमकिन है बाज़ ऐसे है कि मेरे बचपने के हैं, जैसा मूसा नदी है तो मेरे को अच्छा याद है मेरे ये आपके बचपन का नहीं, आपसे पहले का है। हाँ जी, करीब 60-70 साल पुराना। जहाँ तक मैं देखा तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो ये बचपन से जो है सो ये लोग जो है सो काबिज है। और जो है ना ये मैं और एक चीज़ देख रहा हूँ कि लोग कोई भी चीफ मिनिस्टर रहे तो हर अपने दौर में गरीब आवाम को किस तरह से उनको सहूलतें फराम करना है, किस तरह से वो गरीब आवाम बगैर पोजीशन के, बगैर पट्टे के, किसी सरकारी ज़मीन में, एफटीएल में या इरिगेशन लैंड हो या कोई भी रेवेन्यू लैंड हो उसमें बैठे हुए। तो मैं ये देखते हुए आया कि गवर्नमेंट अगर चाह के उसको जो है सो रेगुलराइज कर दी, मतलब उसको वो एरिया को लेआउट करके उनको पट्टे सर्टिफिकेट देके ओनर पट्टा से मुराद ये है कि ओनरशिप सर्टिफिकेट देती। मगर आज मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि रेवंत रेड्डी साहब बाखुदा, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये मामले में मैं रेवंत रेड्डी को तनकीद करना, कांग्रेस को तनकीद करना मेरा ज़हन नहीं है। मेरे को तकलीफ ये है कि रेवंत रेड्डी साहब को सोचना चाहिए कि गरीब का घर अचानक एक लखपति करोड़पति का घर फ्यूचर को देख के बनता कि मेरे फ्यूचर में मेरी औलाद बड़ी होंगी तो शादी होने के बाद में कहाँ रहेंगी, दामाद आने के बाद कहाँ रहेंगे, ये तमाम प्लानिंग करके करोड़पति का मकान बनता। मगर गरीब का मकान 2 कमरों से, क्योंकि 30-35 साल का अरसा मेरा
गरीब आवाम के बीच में गुजरा। तो ये जो है ना, जैसे जैसे उनकी आमदनी है, जैसे जैसे उनके जराए हैं, उसके हिसाब से एक रूम बनाते, उसके बाद 2 रूम बनाते, इस तरह से बनाया जाता। मगर आज इन्हों जो है सो इसको जो तोड़ने के आसे जो है ये कर रहे। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको इससे फायदा क्या है? हुकूमत को रेवेन्यू आने वाला है क्या इससे? बल्कि उल्टा नुकसान है। ये जो आप जो है ना टीम बनाए, हाइड्रा की टीम बनाए, स्टाफ अलग से लगा के, फिर उसके जो मशीनों के किराए है, फिर पुलिस का बंदोबस्त, ये तमाम चीज़ें हैं। इसको जो है सो आप यूजलेस करके आज आपको गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ गाली दी जा रही। आप जरा सोचिए